Hi everybody. So I hope you guys are doing well in your respective life. So today we are going to talk about how I got my US visa within 42 days, which is a month and 11 or 12 days. So basically, so first of all I applied for B1 and B2 वीज़ा. सो सबसे पहले तो मैंने B2 वीज़ा के लिए ही अप्लाई किया था, सिर्फ कि मुझे टूरिज़्म के लिए जाना है वहाँ पे. बट उन लोगों का क्या होता है कि वो लोग B1 और B2 को कंबाइन करके ही दे देते हैं. तो अभी जो वीज़ा मेरे पास है दैट इज़ अ कंबाइंड वीज़ा, लाइक B1 एंड B2 बोथ. सो तो ये वाली पहली चीज़ हो गई कि मैंने B1 और B2 के लिए अप्लाई किया था. एंड तो सबसे पहले इट वॉज़ ऑन 20th of July 2023 जब मैंने अपना DS-160 फॉर्म कंप्लीट कर दिया था. उसके बाद में मैंने क्या किया कि मैंने कुछ ऐसे नेट पे जाके देखा कि अपॉइंटमेंट कैसे शेड्यूल करते हैं, या फिर तुम जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे शेड्यूल कर सकते हो, उसके क्या क्या तरीके हैं. तब मुझे पता लगा कि इनका कुछ तो ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं लोगों ने, मतलब कम्युनिटी बेस्ड टेलीग्राम ग्रुप्स है जहाँ पे लोग एक दूसरे को अपना इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली. तो मैंने क्या किया कि मैंने वो अपना टेलीग्राम इंस्टॉल किया एंड आई जॉइंड ऑल दोज ग्रुप्स जो भी मेरे को ऑनलाइन ऐसे मिल रहे थे. तो मैंने सर्च किया ऐसे, मतलब कीवर्ड्स डाल दिए थे कि B1 B2 वीज़ा, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, समथिंग समथिंग लाइक दैट. एंड मैंने वो सारे ग्रुप्स ऐसे ज्वाइन कर लिए थे. तो मतलब स्टार्टिंग में तो पता ही था कि वेटिंग टाइम तो बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर. तो मतलब मेरी भी कोई ज़्यादा ऐसे होप्स थी नहीं. मुझे लग रहा था कि यार कुछ तो ऐसे बहुत सारे महीने लग जाएंगे, मतलब अपॉइंटमेंट मिलने के अंदर ही. फिर क्या हुआ और बीच में इन लोगों का एक वेबसाइट ट्रांजिशन भी हुआ था. तो जब इन लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म चेंज किया तो बाकी सब लोगों के जैसे मेरा अकाउंट के अंदर भी बहुत सारी दिक्कत आ रही थी कि बहुत सारे ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है. तो जब सबसे पहले जब मैंने अपना अकाउंट ऐसे लॉगिन किया था तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा OFC का, हाँ, तो मेरा OFC का जो अपॉइंटमेंट था वो बुक हो गया था. एंड फिर जब VAC अपॉइंटमेंट बुक करने की बारी आती है तो मेरा URL ही नहीं चल रहा था, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा था. फिर क्या हुआ और मतलब एकदम से ही ना कुछ वो पेज अपने आप ऐसे बंद हो गया एंड दूसरा पेज ऐसे खुल गया. तो उस टाइम मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरी अपॉइंटमेंट भी ऐसे बुक हो गई है, OFC की अपॉइंटमेंट. और मुझे पता नहीं था आइडिया, क्योंकि मेरे मेरे वाले पेज में तो वो वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा था जहाँ पे तुम जाके अपना अपॉइंटमेंट सब देख सकते हो कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट कौन सी शेड्यूल हुई है, कौन सी बाकी है, कब शेड्यूल हुई है, वगैरह वगैरह. तो वो ऑप्शन ही नहीं आ रहे थे. फिर क्या हुआ कि मैंने भी थोड़ा ढीला छोड़ दिया सारा काम. फिर मतलब मैं आई वॉज़ वेटिंग कि कभी लोग ऐसे सेटल डाउन होगी इनकी नई जो वेबसाइट है, और उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब जब सब लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद में आई विल रेगुलरली चेक दोज टेलीग्राम ग्रुप्स. और तो इनिशियली तो क्या होता था कि इतने सारे नोटिफिकेशन आते थे तो मतलब मैं तो उनको म्यूट करके रखती थी. लेकिन फिर क्या हुआ ना कि मुझे, बट आई यूज़ टू लाइक मतलब चेक उनका ना जो भी, मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब भी रात को जैसे 1 घंटा मैंने चेक कर लिया सारे नोटिफिकेशंस की क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रहा है. तो मैं उस तरीके से करती थी कि दिन में तुम म्यूट रखो, रात को जाके एक बार इसे चेक कर लो ताकि तुम भी अपडेटेड रहो, ठीक है. उसके बाद मतलब जब उनका ये वेबसाइट ट्रांजिशन हो गया विच हैपन इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई, तो उसके भी बाद में क्या हुआ कि अगस्त के अंदर, अगस्त का जो स्टार्टिंग वाला पीरियड है मतलब फर्स्ट हाफ, तो उसमें फिर मैंने वो रेगुलरली चेक करना स्टार्ट किया टेलीग्राम ग्रुप्स. तो वहाँ से मुझे पता लगा कि मेरे को मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा URL, और उसके बाद ही मेरे ऑप्शंस ऐसे आ जाएंगे. तो फिर जैसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए तुम्हारे अलग अलग URL था, फिर कंफर्मेशन के लिए अलग ऐसे URL था. तो वो तो मुझे ग्रुप से मिल गया था कि ये वाला URL इसके लिए है, ये वाला इसके लिए है. और फिर मैंने अपना देखा कि मेरी कौन सी अपॉइंटमेंट ऐसे शेड्यूल हुई है, कब हुई है. तो तब मुझे ऐसे पता लगा कि अच्छा मतलब मेरी तो पहले की एक OFC अपॉइंटमेंट बुक हो रखी है और VAC मेरी नहीं हो रखी है. तो मेरी, लेकिन इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोनों अपॉइंटमेंट ही चाहिए तुम्हें. तो फिर क्या हुआ कि मैंने मेरी जो OFC की अपॉइंटमेंट थी वो तो मैंने कैंसिल कर दी, ताकि मतलब मेरी दोनों अपॉइंटमेंट मैं एक साथ में ही करूँगी, ठीक है. अब ये वाली जो चीज़ होती है जहाँ पे तुम्हें ये रैंडम स्लॉट्स जो खुलते हैं एंड देन यू हैव टू बुक शेड्यूल अपॉइंटमेंट,
तो ये बहुत ही लक बेस्ड चीज़ है। तो मतलब ये बात है मिडल ऑफ अगस्त की, जब मैंने मतलब अपॉइंटमेंट ऐसे शेड्यूल किया था। तो रात को मतलब 15-16 अगस्त के अराउंड की बात है, उससे थोड़ा सा पहले की बात है ये। तो तब मतलब मैं रात को 2 बजे अपना फ़ोन ऐसे ही चला रही थी, कुछ कुछ देख रही थी। तो मेरे को उन टेलीग्राम ग्रुप से ऐसे नोटिफिकेशन आया कि रैंडम स्लॉट्स खुले हुए हैं और अपॉइंटमेंट्स बुक हो रही हैं। तो मैंने अपना लैपटॉप खोला एंड आई शेड्यूल्ड माई अपॉइंटमेंट्स। और जबकि मैंने एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार रीशेड्यूल भी करा एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर ही। तो मेरी एक पहले से हुआ था कि एक मेरी हैदराबाद में बुक हो गई थी और एक मेरी मुंबई में बुक हो गई थी, अलग अलग डेट्स पर। लेकिन मुझे तो ये चीज़ पता थी कि भाई मैं अलग अलग जगह पर थोड़ी जाऊँगी, कि बायोमेट्रिक के लिए मैं एक जगह पर जा रही हूँ और मतलब इंटरव्यू के लिए मैं दूसरी जगह पर जा रही हूँ। तो फिर मैंने उनको रीशेड्यूल करा। तो रीशेड्यूल करके जो भी डेट्स ऐसे अवेलेबल थी, तो मैं अलग अलग जगह पर ऐसे चेक कर रही थी कि कहाँ पे क्या अवेलेबल है, कोलकाता में, मुंबई, फिर तुम्हारा चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डेट्स ऐसे अवेलेबल है। तो फाइनली मेरे को 2 डेट्स मिल गई थी कोलकाता में, एक तुम्हारा 23 अगस्त एंड एक 25 अगस्त। तो 23 पे तो मेरा बायोमेट्रिक्स था एंड 25 पे आई हैड द इंटरव्यू। उसके बाद सिंस आई एम वर्किंग प्रोफेशनल और मैं अभी एक यूरोप बेस्ड एमएनसी में काम कर रही हूँ। तो मतलब ये मेरी दोनों अपॉइंटमेंट ही वीकडेज पर थी। तो 23 तारीख को मुझे कोलकाता जाना था। तो 22 को मैंने अपना काम निपटाया 7 बजे तक एंड आई टुक अ फ्लाइट। उसके बाद में रात की फ़्लाइट थी मेरी, तो मैं अपनी, मेरी एक दोस्त है जो कि मेरे कॉलेज से थी, तो मैं उसके वहाँ पे जाके रुकी थी। और अगले दिन फिर मेरा बायोमेट्रिक्स होना था। तो फिर जो भी एड्रेस उन लोगों ने दे रखा था, तो मैं उस एड्रेस पर चली गई अपना आराम से। फिर जाके मुझे पता लगा कि तुम वहाँ पे पानी की बोतल नहीं लेके जा सकते हो और तुम स्टेपलर भी नहीं लेके जा सकते हो। तो पानी की बोतल और स्टेपलर जो थी वो दोनों मैंने अपनी बाहर ऐसे रख दी थी। मतलब वहाँ पे ये ऐसे नॉर्मल एक जगह थी, वहाँ पे ऐसे रख दिया था। उसके बाद अंदर जाके उन्होंने वो क्या बोला कि तुम अपना DS-160 फॉर्म और जो अपना पासपोर्ट है बस वो दोनों अपने हाथ में पकड़े रखो और अपने डॉक्यूमेंट्स अपने फोल्डर में से रखो। एंड देन वो लोग 1 बाय 1 सबको ऐसे अंदर भेज रहे थे। तो जब मेरी बारी आई, उन्होंने मुझे अंदर भेजा। एक नॉर्मल तुम्हारी चेकिंग होती है कि तुम कोई चाकू वाकू तो लेके नहीं आ गए हो। एंड वो चेकिंग के बाद में उन्होंने मेरा DS-160 फॉर्म ऐसे चेक किया। तो उन्होंने चेक किया कि मेरा जो पासपोर्ट है उसके अंदर मेरा सरनेम नहीं है एंड लेकिन जो मैंने DS-160 फॉर्म फिल किया है उसमें मैंने सरनेम की जगह अपना ही नाम डाल दिया है। तो बेसिकली DS-160 फॉर्म में मेरा नाम था संजना। तो फिर वो लोगों ने बोला कि नहीं, आपका ये मतलब सरनेम की जगह एक FNU करके होता है, तो वो आपको डालना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला कि आपको DS-160 फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा और आपको सरनेम की जगह ये वाली चीज़ डाल के करनी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। फिर मैंने नीचे जाके ऐसे पता किया कि आसपास अगर कोई ऐसे प्रिंटर की शॉप है या फिर कोई भी इंटरनेट कैफ़े काइंड ऑफ अगर शॉप है तो मतलब वो बता दो आप। मैंने गार्ड से पूछा था एंड देन उन्होंने बताया कि सामने ही एक शॉप है, क्योंकि और वो तो मतलब वहाँ पे तो पूरा ऐसे मार्केट टाइप से ही था कि वो लोग, उनका ऐसे मार्केटिंग जो होता है ना शॉप के बाहर में कि हम DS-160 फॉर्म ऐसे फिल करते हैं, कोई भी गलती हो गई है तो हमारे पास ऐसे आ जाओ। क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने के लिए आते हैं या फिर बायोमेट्रिक्स के लिए आते हैं, तो कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ हो गई तो उनको तो चाहिए होगी ये सब चीज़ें। तो फिर मैं उस शॉप के अंदर गई और उन्होंने मेरा DS-160 फॉर्म मतलब मैंने फिर से अपना फिल कर दिया था और मैंने उसमें अपना सरनेम में से चेंज कर दिया था। और उस चीज़ के उन लोगों ने 300 रुपये ले लिए उस एक चीज़ के। मतलब 1 MB इंटरनेट भी खर्च नहीं हुआ होगा उस चीज़ के अंदर। चलो कोई बात नहीं, मतलब वही होता है ना कि एमरजेंसी अगर तुम्हारी होती है तो उस टाइम तुम जो भी अगर सर्विस उनसे लोगे तो उनको भी पता है कि नाउ दे आर इन अ पोजिशन जहाँ पे उनको पे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए चलो ठीक है, मतलब उस टाइम मेरे को भी जल्दी था क्योंकि मेरे को वापस फिर काम पे से जाना था। तो मेरा ऑनलाइन काम होता है मोस्टली, तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर पा रही थी। तो मैंने अपना मस्त अपना DS-160 फॉर्म ऐसे फिल किया एंड देन आई वेंट बैक टू द, उनके पास मैं वापस चली गई जहाँ पे भी मेरा बायोमेट्रिक्स होना था। और वहाँ पे जाने के बाद में मतलब उन्होंने नया वाला एक्सेप्ट कर लिया और मुझे फिर अंदर भेज दिया। अंदर भेजने के बाद में वहाँ पे ना ऐसे अलग अलग विंडोज़ ऐसे बनी हुई थी।
तो जिस मतलब तुम्हें एक टोकन नंबर दे दिया जाता है, और जैसे ही तुम्हारे टोकन नंबर की मतलब जो भी विंडो ऐसे खाली होगी उसमें तुम्हें पता लग जाएगी कि अच्छा इस वाले में तुम्हें ऐसे जाना है। तो जैसे ही तुम जाके ऐसे देखोगे तो मतलब वहाँ पे तुम्हारा ये आई स्कैन होगा एंड तुम्हारे बायोमेट्रिक्स ले लेंगे, बेसिकली फिंगरप्रिंट्स एंड थंब प्रिंट्स। तो बस ये वाली चीज़ हुई थी, उसके बाद भेज दिया, बस यही वाला काम था मतलब बायोमेट्रिक्स के अंदर। तो फिर मैं वापस आ गई थी, फिर मैंने अपना 24th को वर्क फ्रॉम होम किया। 25th को फिर आती है इंटरव्यू की बारी। तो 25th को मेरा इंटरव्यू की जो टाइमिंग थी ना वो 9 बजे के अराउंड थी। तो अब मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा 9 बजे की टाइमिंग है तो मतलब अपन ऐसे 8:30 बजे के अराउंड चले जाएंगे, है ना, क्योंकि मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई वहाँ पे बहुत बड़ी ऐसी लाइनें लगी होंगी और तुम्हें वेट करना पड़ेगा, और मतलब मुझे 2-3 घंटे का ऐसे बफर लेके बहुत ज़्यादा जल्दी ऐसे जाना चाहिए, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे मैंने तो इनकी ये जिस तरीके से इनकी वेबसाइट ऐसे ऑपरेट करती है, मैंने तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मतलब वहाँ पे अगर मुझे पता लग गया था कि दिस बैड इट कैन गेट, तो मुझे शायद वहाँ पे भी ये वाली चीज़ें से एक्सपेक्ट कर लेनी चाहिए थी कि भाई ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट ठीक है चलो। फिर उसके बाद में वहाँ पे जाके मैंने देखा तो भाई बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, और मतलब फ़ोन के बिना तो तुम यू कांट अफोर्ड ना कि तुम बिना फ़ोन के चले जाओ, है ना, तुमको गूगल मैप ऊबर करना पड़ेगा, और ये सब के लिए फ़ोन तो चाहिए। तो मेरे पास अपना फ़ोन था, बट उसमें लिखा हुआ था कि भाई फ़ोन तो तुम अंदर लेके नहीं जा सकते। तो मतलब ये हो ची मिन्ह के पास में था, हो ची मिन्ह पुलिस स्टेशन करके है, तो वहाँ पे उनकी एम्बेसी का ये सब चीज़ें हो रही थी। तो मतलब वहाँ पे ना फ़ोन रखने के लिए एक अलग से फैसिलिटी थी कि एक बंदा था वो 50 रुपये लेगा तुमसे, मतलब बाद में जब तुम अपना फ़ोन वापस लेने के लिए आओगे, और वो तुम्हारा फ़ोन अपना सेफली किसी लॉकर में से रख देगा और तुम्हें वो उस लॉकर का टोकन नंबर दे देगा। तो मैंने जाके अपना फ़ोन रख दिया और वाटर बॉटल उनको दे दी, एंड मेरे पास मेरी सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल थी जो कि ट्रांसपेरेंट एक फ़ोल्डर था, और उसके अंदर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, तो मैंने मतलब उनको एक तो ऑर्गेनाइज करके ऐसे रख दिया था, और उसके ऊपर एक स्टिकी नोट्स ऐसे लगा दिए थे, ताकि मतलब कोई भी अगर मेरे से कोई एक डॉक्यूमेंट ऐसे मांग रहा है कि भाई मेरे को आधार कार्ड दिखाओ या फिर कोई ये वाला डॉक्यूमेंट ऐसे दिखाओ, तो मुझे ये ना हो कि मैं देख रही हूँ कि अच्छा आधार कार्ड कहाँ पे है। मुझे ऐसा था कि मैंने बस स्टिकी नोट पे देखा कि अच्छा ये आधार कार्ड है, उस मतलब वो स्टिकी नोट जिस भी डॉक्यूमेंट पे लगा है अब तुम निकाल के इसे दिखा दो। तो मैंने इसलिए थोड़ा ऐसे ऑर्गेनाइज कर लिए थे अपने डॉक्यूमेंट्स एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर के अंदर। फिर तुम लाइन, बहुत बड़ी लाइन थी उसमें, तो हमारा कुछ 10 मतलब 9 बजे का ऑफिशियल टाइम था, लेकिन तुम्हारे 10 या 11 बज गए थे मुझे अंदर जाने में। तो अंदर जाने के बाद में वही तुम्हारा रेगुलर ऐसे चेकिंग होता है तुम्हारा और तुम्हारे बैग का, फिर उसके बाद में तुम्हारा पासपोर्ट चेक होगा, एंड फाइनली यू विल बी इन द रूम जहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे होंगे। इंटरव्यू के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं होता है कि भाई अलग ऐसे रूम ऐसे दे रखा है जहाँ पे एक ऑफिसर ऐसे बैठा होगा और तुम ऐसे तुम्हारा ऐसे इंटरव्यू होगा, मतलब ये मेरे दिमाग की ऐसे मेरे दिमाग में इस तरीके से ऐसे सीन था। लेकिन मुझे वहाँ पे से चला मतलब वहाँ पे जाके मुझे ऐसे पता लगा कि वहाँ पे ऐसे अलग अलग विंडोज़ बनी हुई हैं, और सब मतलब अलग अलग ऐसे विंडोज़ हैं, एंड देयर विल बी ऑफिसर्स इनसाइड दोज विंडोज़। और वहाँ पे जाके जैसे ही तुम्हारी बारी आती है तो जो भी विंडो ऐसे खाली होती है उस पर जाके तुम्हारा ऐसे इंटरव्यू होगा। तो अब मतलब जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने सबसे पहले तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, एंड आई हैव अ लिस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो मैं जैसे ही मतलब मैंने इंटरव्यू दिया था उसके बाद मैंने नोट डाउन कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे दिमाग में तो कभी भी आ सकता है ऐसा कुछ वीडियो बनाने का। तो इसीलिए मैंने नोट डाउन कर लिया था अपने गूगल कीप के अंदर। तो मतलब उन्होंने मेरे से पूछा था कि वाई डू यू वांट टू विजिट यूएस। तो मैंने बोल दिया था कि मुझे अपने फ्रेंड्स को ऐसे विजिट करना है, एंड ऑल्सो फॉर द टूरिज़्म पर्पज़ मुझे जाके देखना है इस तरीके से। एंड तो मैंने अपने एक दोस्त का मतलब जब तुम DS 160 फॉर्म भरते हो तो उसके अंदर तुम्हें किसी भी एक मतलब एक एड्रेस देना होता है। अब ये वाला एड्रेस वहाँ के किसी होटल का हो सकता है, मतलब कुछ भी उनको एक हिंट चाहिए कि भाई तुम जाके वहाँ पे तुम्हारे रहने का क्या बंदोबस्त है। तो इसलिए मैंने, मेरा एक दोस्त है, मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड है, तो वो वहाँ पे ही इज़ डूइंग हिज PhD, तो मैंने उसका ऐसे एड्रेस दे दिया था। तो उन्होंने पूछा कि वो क्या कर रहा है वहाँ पे, तो मैंने बता दिया कि भाई वो PhD कर रहा है वहाँ पे।
फिर उन्होंने पूछा था कि मतलब जो भी आपने एड्रेस दिया है उस जगह के अलावा आप और कौन कौन सी जगह को ऐसे विज़िट करोगे। तो मैंने एक दो नाम ऐसे ले लिए थे, मतलब मैं पहले से सोच कर गई थी कि मैं बता दूंगी कि मतलब केंटकी के अलावा मैं ये जगह विज़िट करने वाली हूँ। ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद पूछा कि तुम्हारी ट्रिप कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो मैंने बोला कि मैं तो मतलब खुद ही स्पॉन्सर कर रही हूँ, मैं आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो आई विल बी सेल्फ स्पॉन्सरिंग माई ट्रिप। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तो आपका क्लाइंट कौन है। तो आई वाज लाइक कि मेरे क्लाइंट तो चेंज होते रहते हैं हर दूसरे तीसरे महीने में, तो आई कांट से कि मतलब मेरा ये क्लाइंट है। सो आई थिंक वो कुछ और पूछना चाह रहे थे। देन ही रीफ्रेज्ड हिज क्वेश्चन कि आप किस डोमेन में या किस उसके अंदर ऐसे काम करते हो। तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं सस्टेनेबिलिटी के अंदर ऐसे काम करती हूँ। तो मेरे जनरली जो क्लाइंट रहेंगे दे विल बी फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बट दे विल द प्रोजेक्ट विल बी इन द सस्टेनेबिलिटी डोमेन। एंड उसके बाद में उन्होंने मेरे से मेरा मंथली इनकम पूछा, जो कि मैंने उनको बता दिया। एंड उन्होंने पूछा कि मतलब आपको कितना टाइम हो गया है काम करते हुए। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई अभी तो मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था जून में, तो अभी मेरे को 2-3 महीने ही हुए हैं। तो मतलब बस ये बेसिक ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछा। एंड ही वॉज लाइक कि ओके योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड इट विल बी रेडी इन अ कपल ऑफ डेज, और आप तक कैसे पहुँच जाएगा। एंड उसके बाद अपन मस्त अपना काम कंप्लीट हो गया, तो मैं मस्त वहाँ से निकल ली। अब मतलब जैसे ही मैंने वो चीज़ ऐसे सुनी कि मतलब आपका यूएस वीज़ा ऐसे अप्रूव हो गया है एंड मतलब नाउ इट विल बी रेडी इन अ कपल ऑफ डेज, तो भाई मुझे मतलब बहुत ऐसे एक ऐसे ग्लोबल सिटीजन के जैसा ऐसे महसूस हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब अब मेरे पास है ना एक चॉइस है कि मैं यूएस जा सकती हूँ, या फिर विद द हेल्प ऑफ यूएस वीज़ा आई कैन विजिट अदर कंट्रीज इज़ वेल, लाइक 40 अदर कंट्रीज़ है ना जहाँ तुम विजिट कर सकते हो जस्ट बिकॉज यू हैव द यूएस वीज़ा। तो मेरा मानना ये है कि अभी मेरे पास चॉइस है एटलीस्ट, ठीक है, कि मैं जाना चाहती हूँ नहीं जाना चाहती हूँ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इवन इफ़ यू वांट टू गो तुम कभी जा ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास वीज़ा ही नहीं है। तो मतलब वो हैविंग दैट चॉइस वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और मेरे को बहुत ऐसे फ्री महसूस हो रहा था कि यार अब तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मतलब चॉइस वाली चीज़ से मुझे एक याद आई कि मैं एक इंसिडेंस ऐसे बताती हूँ कि जैसे घर पर अगर कभी तुमको ऐसे बोल दिया जाता है कि यार तुम खाना बना लो, जैसे मम्मी ने बोल दिया, पापा ने, कभी किसी ने भी बोल दिया ना कि खाना बनाना सीख लो आगे बहुत ऐसे काम आएगा ब्ला ब्ला करके, तो तब क्या है समवन एल्स इज टेलिंग यू कि भाई तुम खाना बनाना सीख लो, तुम अपनी चॉइस से वो चीज़ ऐसे नहीं कर रहे हो। तो तब मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता था और मैंने सीखा भी नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पे आने के बाद में जब मैं ऐसे अलग से रहने लगी हूँ तब क्या है, अब मतलब वी डू हैव अ कुक, और मतलब लेकिन कभी कभी क्या है खुद का ऐसे मन करता है कि भाई तुम खुद ऐसे खाना वाना ऐसे बनाओ। तो तब मुझे ऐसे लगा कि जब मैंने मतलब खाना बनाना ऐसे स्टार्ट किया, कभी कभी जब भी मैं करती हूँ थोड़ा बहुत, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। क्यों? बिकॉज मैं आउट ऑफ चॉइस वो चीज़ कर रही हूँ, कोई मुझे ऐसे बोल नहीं रहा है। तो हैविंग अ चॉइस मैटर्स अ लॉट एंड अ लॉट। तो हाँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। सो उसके बाद में मतलब मैंने 25 तारीख को अपना इंटरव्यू दिया था एंड मेरा जो वीज़ा है वो आ गया था 30 अगस्त को आ गया था। तो मतलब 30 अगस्त को आ गया था। तो बेसिकली जो मेरा पूरा जर्नी रहा है वो है तुम्हारा 20 जुलाई से 30 अगस्त तक। तो अगर तुम स्टार्ट डेट को एंड डेट को अगर मतलब इंक्लूड कर दोगे तो पूरा बनता है तुम्हारा 42 डेज़। तो मेरा सारा काम 42 डेज़ के अंदर हो गया था। एंड आई थिंक आई हैव बीन लाइक वेरी लकी कि मैं उस दिन रात को ऐसे अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी और मुझे वो नोटिफिकेशन टाइम पे दिख गया। तो मतलब वही है यार, इसका जो चीज़ का ऐसे सार है या जो समरी निकल के आ रही है वो यही है कि इट्स वेरी लक बेस्ड। मतलब तुम्हारा अपॉइंटमेंट कब शेड्यूल होगा कब नहीं होगा, तो वो पूरा का पूरा बहुत सारा उस चीज़ के अंदर लक है तुम्हारा, ठीक है। तो हाँ, मतलब जो लोग भी ये वीडियो ऐसे देखने वाले हैं, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो सब लोग भी ऐसा देख रहे होंगे कि हमारा अपॉइंटमेंट कब शेड्यूल होगा एंड ब्ला ब्ला थिंग। तो आई वुड जस्ट से कि भाई बेस्ट ऑफ लक एंड आई वुड होप कि तुम लोगों का भी ऐसे हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल हेयर, बाय बाय।